Are you hungry? FX presents What are you, a size 2? A 4? Oh, sweetie, you're too fat. American Horror Stories. You'll be down 10 pounds in a week. Is it a pill? It's a tapeworm. Feed your fears. We'll make you the ittiest it girl ever. The tapeworm will beg to be fed. There's a monster inside of me. FX's American Horror Stories. Tapeworm. Now screaming. So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the series called American Horror Stories, जिसमें आपको 5 एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी की कहानी एक दूसरे से अलग और यूनिक होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर कहानी एक सबक देती है। तो कहानी की शुरुआत में विवान अपने बॉडी से जबरदस्ती एक टेपवर्म निकालती है, जो दिखने में बहुत ही डरावना था, लेकिन मॉडल्स के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सीन अब पास्ट में शिफ्ट होती है। अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुई विवान का फिगर बहुत अच्छा था, इसलिए वो टॉप मॉडल बनना चाहती है। मॉडलिंग एजेंसी के इंटरव्यू में उसका परफॉर्मेंस एजेंट को इम्प्रेस करता है, मगर सैड पोर होने की वजह से वो उसे हायर नहीं करते। उन्हें और स्लिम मॉडल चाहिए थी। वजन के कारण रिजेक्ट होने पर विवान दुखी हो जाती है और वो फैसला करती है कि वो डाइट और एक्सरसाइज करके वजन कम करेगी, पर उसकी दोस्त हीटर को ये सही नहीं लगता। हीटर जो पहले साइज 4 की थी, वो विवान को बताती है कि मैंने जल्दी वजन कम करने के लिए वेट लॉस स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाओ से अपॉइंटमेंट लिया था। वो डॉक्टर लाओ का बिजनेस कार्ड उसे देती है। बिजनेस कार्ड की मदद से विवान डॉक्टर लाओ के क्लिनिक पर जाती है। डॉक्टर लाओ से 1 हफ्ते का मॉर्फिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो ओरिजिनली डायबिटीज पेशेंट के लिए होता है, लेकिन हॉलीवुड स्टार और मॉडल के वेट कंट्रोल के लिए भी उसे यूज किया जाता है और उसे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। मगर विवान मॉर्फी लेने से थोड़ा झिझक रही थी। तब डॉक्टर लाओ से समझाते हैं कि मॉर्फी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाइड है, इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट है और इसे यूज करना भी आसान है। विवान घर जाकर अपनी दोस्त की मदद से मॉर्फी खुद में इंजेक्ट करवा लेती है। विवान कुछ महीनों तक मॉर्फी का इंजेक्शन लेती है और कुछ महीने बाद उसकी इम्प्रूव्ड फिगर की वजह से उसे मॉडलिंग ऑडिशन में सफलता मिल जाती है। मगर एजेंट को समझ आ जाता है कि विवान मॉर्फी का इस्तेमाल करने लगी है, इसीलिए वो उसे सलाह देती है कि इसे इस्तेमाल करना जारी रखो, क्योंकि सभी टॉप मॉडल्स इसका यूज करती है। एजेंट की मदद से जल्द ही विवान कई सारे मैगजीन के कवर पेज पे आ चुकी थी। उसे कई सारे स्टेज शो करने का मौका भी मिल रहा था। एक दिन शूटिंग करते वक्त विवान अचानक गिर गई। उसने सोचा ये मोटिव का साइड इफेक्ट होगा, इसलिए वो डॉक्टर लाओ के पास चेकअप करवाने गई। जहाँ चेकअप करने के बाद डॉक्टर लाओ कहते हैं कि अब तुम्हें मॉर्फी लेना बंद करना होगा, क्योंकि इससे तुम्हारे हार्ट पे गलत असर पड़ रहा है। विवान डॉक्टर को बताती है कि मेरा सपना टॉप मॉडल बनने का है, अगर मैं मॉर्फी लेना बंद कर दूंगी तो काम कैसे चलेगा। ये सुनकर डॉक्टर लाओ एक एंसेंट टेपवर्म का डब्बा निकालते हैं। वो कहते हैं कि ये मॉर्फी से भी ज्यादा कारगर है, लेकिन इस मेथड को अपनाने के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मानने होंगे। विवान सावधानी से टेपवर्म का अंडा उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है, फिर वो डॉक्टर की दी हुई चाय पीती है। घर लौटने पर विवान को भूख लग जाती है, इसलिए वो फ्रिज खोलती है, मगर ज्यादातर खाना खराब हो चुका था। फिर भी उसे खाने में वो बहुत टेस्टी लग रहा था। वो 3 दिन पुराने नूडल्स और फफूंदे लगे हुए खरबूजे खाकर खुशी से कहती है कि कितना अच्छा लग रहा है। फिर वो दोपहर में एक मैगजीन शूट के लिए जाती है, जहाँ ब्रेक में वो फ्राइड चिकन और चीज जैसे हाई कैलोरीज खाने पे टूट पड़ती है। वो ये भी ख्याल नहीं करती कि मैं शूट पे आई हूँ तो थोड़ा तमीज से खाऊं। साथ ही वो डॉक्टर लाओ की सलाह को भी भूल चुकी थी। उन्होंने उसे कम मात्रा में खाने को कहा था, वरना इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं।
विवान धीरे धीरे अपने कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। उसका बदन कमजोर हो रहा था और उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ रही थी। कुछ दिनों बाद जब वो दोबारा मैगजीन शूट के लिए जाती है तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर उसे बताती है कि 1 हफ्ते में तुमने 5 पाउंड वेट कम कर लिया है, जिससे तुम्हारे पहले के कपड़े अब ढीले हो रहे हैं। विवान उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसका सारा ध्यान तो खाने पे था। वो फूड काउंटर पे टूट पड़ती है और भुक्कड़ की तरह दबाकर खाना खाती है। वो जैसे तैसे खाने को बस मुंह में ठूसे जा रही थी। ये चीज उसके क्लाइंट को काफी अजीब लगती है। वो उसे टोक देते हैं। इससे विवान शर्मिंदा होकर तुरंत बाथरूम की तरफ भागती है और पूरा दिन वोमिटिंग करने की कोशिश करती है, पर उसके पेट से कुछ भी बाहर नहीं निकलता, जिससे वो परेशान होकर आधी रात में डॉक्टर लाउ के पास पहुंचती है। इतना खाने के बाद भी विवान बिल्कुल मरियल लग रही थी, जैसे उसने न जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया। उसे देखते ही डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये टेप वर्म का साइड इफेक्ट है। विवान डॉक्टर को बताती है कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ और अगर ऐसे ही मेरा वजन कम होता रहा तो मॉडलिंग एजेंसी मुझे निकाल देंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए प्लीज मेरे बॉडी से टेप वर्म निकाल दीजिए। डॉक्टर समझ जाते हैं कि विवान ने जिस तेजी से खाना खाया है, इसलिए अब तक वो टेप वर्म काफी बड़ा हो गया होगा। अब इसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर एक पोशन लेकर वापस आते हैं। फिर वो बताते हैं कि इसे पीने से टेप वर्म बाहर निकल जाएगा। फिर तुम्हें उसे खींचकर पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। विवान घर जाकर खुद को शीशे में देखकर फटाक से डॉक्टर की दी हुई पोशन पी लेती है। फिर वो अपने बाथटब में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसे एहसास होता है कि टेप वर्म बाहर निकल रहा है। वो टेप वर्म धीरे धीरे बाहर आ रहा था। कुछ ही देर के बाद वो विवान के सामने खड़ा हो जाता है। डॉक्टर लाओ से ये बात बताना भूल गए थे कि टेप वर्म के मुंह में ढेर सारे दांत है और वो हमला भी कर सकता है। विवान पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़कर अपने से बाहर निकाल तो लेती है, पर अब वो काफी थक चुकी थी, इसलिए वो भाग नहीं पाती। टेप वर्म फटाक से हमला करके विवान की आँख को खा लेता है, जिससे विवान की मौत हो जाती है। यानी विवान को अपने स्लिम फिगर की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। कुछ देर बाद विवान की दोस्त हीटर उससे मिलने उसके घर आती है। वो बाथरूम का ये हाल देखकर घबरा जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, टेप वर्म उसका गला दबाने लगता है। जैसे ही वो सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलती है, टेप वर्म उसके बदन के अंदर घुस जाता है, जिससे वो भी अचानक वेट लॉस करना स्टार्ट कर देती है और एजेंसी विवान की जगह उसे अपनी मॉडल बना लेते हैं। और इसी के साथ हमारी पहली कहानी यहीं पर खत्म होती है। दूसरी कहानी की शुरुआत में हम टोबी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसकी किडनी किसी ने चोरी कर ली थी। भला किसी की किडनी कैसे चोरी हो सकती है? नॉर्मल इंसान का तो पता नहीं, पर अगर कोई दिलफेक आशिक हो तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। टोबी भी दिलफेक आशिक था। वो हर रात अलग अलग हसीनाओं के साथ सोता था और पूरे दिन अपनी नेक्स्ट टारगेट को सोशल मीडिया पे ढूंढता रहता था। काम पे उसका जरा सा भी ध्यान नहीं रहता, जिसकी वजह से एम्प्लॉय बॉस से उसकी शिकायत कर देते हैं। बॉस उसे बात करने के लिए बुलाती है, पर उस वक्त भी वो टेबल के नीचे से खूबसूरत लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। ये देखकर बॉस उसे बाहर जाने को कह देती है। बाहर जाकर भी वो लड़कियों की प्रोफाइल चेक करता है और उनमें से नटीशा नाम की एक लड़की को आज रात के लिए सिलेक्ट करता है। वो अपने कलीग को भी नटीशा की फोटो दिखाता है, जिसके साथ आज रात वो मजे करने वाला था। तब उसके कलीग्स उसे ऑनलाइन डेटिंग से सावधान रहने को कहते हैं, मगर टोबी उनके बातों को अहमियत नहीं देता, क्योंकि उसके आंखों पे नटीशा की खूबसूरती की पट्टी बंधी थी। वो शाम में एक बार में नटीशा से मिलता है। वो उसकी खूबसूरती से खुद को रोक नहीं पाता। वो जल्दी से उसे इम्प्रेस करके होटल रूम में ले जाता है, जहाँ जैसे ही मामला गर्म होने लगता है, वैसे ही नटीशा अचानक टोबी के पैर में एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो 3 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाता है। वो अगले सुबह उठते ही नटीशा के बारे में सोचने लगता है।
तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगती है। वो देखता है कि उसके पेट में काफी गहरा जख्म था। वो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है। जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि किसी प्रोफेशनल टीम ने तुम्हारा बायां किडनी निकाल लिया है और उसकी जगह एक मिस्टीरियस ऑर्गन इम्प्लांट कर दिया है। वो ऑर्गन तुम्हारे नसों और धमनियों से जुड़ा हुआ है। अगर मैं उसे निकालूंगा तो काफी खून बहने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। पुलिस इस मामले की जांच करती है, पर नटीसा के बारे में सारी जानकारी इंटरनेट से गायब हो चुकी थी। यानी ये सब किसी प्रोफेशनल्स का क्या हुआ था। कुछ वक्त तक ठीक होने के बाद टोबी काम पर लौट आता है। वो टेक डिपार्टमेंट के एक दोस्त से मदद मांगकर नटीसा के बारे में जानकारी खोजने के लिए उसे $50,000 देता है। उसी रात टोबी को एक बुरा सपना आता है जिसमें नटीसा उसके घर आकर कहती है कि मुझे अपनी चीज वापस चाहिए। फिर वो टोबी के पेट को काटकर उसके ऑर्गन बाहर निकाल लेती है। अचानक एक फोन कॉल से टोबी की नींद खुल जाती है। दरअसल उसके दोस्त को डार्क वेब पर नटीसा के बारे में जानकारी मिली थी। उस जानकारी के हिसाब से नटीसा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जो वक्त वक्त पे इवेंट्स करवाते हैं, जिसकी एंट्री टिकट $1,00,000 थे। टोबी किसी तरह से टिकट जुगाड़ करके उस इवेंट में जाता है जहां सभी लोगों ने मास्क पहने हुए थे। यहाँ हेल्थी ह्यूमन ऑर्गन्स की नीलामी चल रही थी। कुछ खरीदार ऐसे थे जो ऑर्गन्स को बस अपने पास रखना चाहते थे, तो कुछ अपने पुराने ऑर्गन्स को उन नए ऑर्गन से बदलना चाहते थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन ऑर्गन्स को पकाकर इसे खाना चाहते थे। यहाँ टोबी को नटीसा मिल जाती है। वो गन पॉइंट करके उसे बाहर ले जाता है और फिर उससे कन्फ्रंट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि टोबी की जेनेटिक्स की जानकारी सोशल मीडिया पे थी, इसलिए वो उसके ऑर्गेनाइजेशन की नजर में आ गया। उन्हें जब पता चला कि टोबी की जेनेटिक्स बहुत ही हेल्थी है, तो फिर उन्होंने टोबी की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाया। नटीसा सिर्फ एक एक्ट्रेस थी जो लड़कों को रिझाकर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के हवाले करती थी, इसलिए उसे इम्प्लांट किए गए ऑर्गन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। पर हाँ, वो ऑर्गन काफी कीमती है जिसे लेने ऑर्गेनाइजेशन के लोग वापस आएंगे। गुस्से में टोबी नटीसा को गोली मारकर खत्म कर देता है। अगले दिन वो सब इवेंट वाली जगह पे पुलिस लेकर जाता है, पर दिन में वो जगह एक लाइब्रेरी बन चुकी थी जहाँ रात में ऑर्गन्स की कालाबाजारी हुई थी। पर अब इसका कोई सबूत तो नहीं था, मगर नटीसा की लाश मिलने से टोबी सबके दायरे में आ गया था। वापस आते वक्त गलती से टोबी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर वो नोटिस करता है कि पुलिस उसे गलत रास्ते में ले जा रही है, जिससे वो समझ जाता है कि पुलिस वाले भी उस ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं। नेक्स्ट सीन में जब टोबी को होश आता है तो वो अपनी बॉस को सामने खड़ा देखकर खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि बॉस मुझे बचाने आई है, मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी। दरअसल टोबी की कंपनी ने आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाने का नया काम शुरू किया था, जिसे इंसानी बदन के अंदर इम्प्लांट करने के बाद ही ग्रो किया जा सकता था। इस आर्टिफिशियल ऑर्गन से इंसान पहले से ज्यादा हेल्थी हो जाता, वहीं बूढ़ी औरतों की खोई हुई जवानी वापस आ जाती। जल्द ही ऑर्गेनाइजेशन की नई नीलामी शुरू होती है, जिसमें टोबी के शरीर से विकसित आर्टिफिशियल ऑर्गन को स्टार प्रोडक्ट के रूप में पेश किया जाता है। सभी बूढ़ी अमीर औरतों ने लाल मुखौटे पहन रखे थे और एक बूढ़ी औरत उसे $2.5 मिलियन में खरीद लेती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तीसरी कहानी की शुरुआत बियांसा, लीना, मैगी और एलिस नाम की 4 स्टूडेंट को दिखाते हुए होती है। इन चारों के कुछ विशेष थे, वो उन्हें पूरा करने के लिए ब्लडी मैरी को बुलाते हैं। चारों मिरर के पास खास मंत्र का उच्चारण करते हैं। अचानक तेज ठंडी हवाएं चलने लगती है, जिससे उनके कैंडल्स बुझ जाती है और ब्लडी मैरी आ जाती है। वो उनके सामने एक शर्त रखती है, जिसे मानने पे वो उनके विशेष पूरी कर देगी। नेक्स्ट सीन में बियांसा बताती है कि मैंने मिरर में ब्लडी मैरी को देखा। बियांसा येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, जिसके लिए ब्लडी मैरी की शर्त थी कि उसे अपने काउंसलर पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाना होगा, जिसके बाद उसे गारंटेड स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे वो येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगी। वहीं लीना चीयर लीडर कैप्टन बनना चाहती है, जिसके लिए उसे अभी जो चीयर लीडर है उसे ऊंचाई से गिराना होगा। मैगी अपने करस रिवर को अपना बनाना चाहती थी, इसके लिए
उसे रिवर की गर्लफ्रेंड की आपत्तिजनक फोटो ऑनलाइन पोस्ट करनी होगी। और एलिस बेइंतहा अमीर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसे कुछ ऐसा करना था जिसके बारे में वो अपने दोस्तों को बता भी नहीं पाती। वो सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं तो ब्लडी मैरी की शर्त नहीं मानने वाली। उसके साथ ही बाकी की तीनों लड़कियां भी इसे बुरा सपना समझकर भूल जाने का फैसला करती है। मगर अगले दिन जब टीचर किसी एक्सपेरिमेंट के लिए क्लासरूम में मिरर लाती है तो उसमें इन चारों को ब्लडी मैरी दिखाई देती है, जो कह रही थी कि जो भी मेरी शर्त नहीं मानता वो या तो मारा जाता है या फिर पागल हो जाता है। इससे चारों लड़कियों के दिल में खौफ भर जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बियांसा और एलिस सिस्टर थी। हालांकि उनकी मॉम जिंदा थी पर वो इनकी देखभाल नहीं करती थी, इसलिए बियांसा को उसकी बड़ी बहन एलिस ने ही संभाला है। वो दिन में स्टडी करती और रात में पार्ट टाइम जॉब करती है। एक रात बियांसा बुरा सपना देखकर जाग जाती है। अचानक मिरर पर से पर्दा हट जाता है और उसे उसमें ब्लडी मैरी दिखाई देती है, जो कहती है कि अगर तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो अगली रात तक जरूर कुछ बुरा होगा। इससे बियांसा बुरी तरह से डर जाती है। वो घर के बाहर बैठकर एलिस के आने का इंतजार करती है। उसी वक्त वहाँ मैगी आकर बताती है कि लीना की मौत हो गई है। लीना अपनी बाथटब में फिसल गई और उसकी आंखों में शार्प ऑब्जेक्ट स्टैब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जब भी ब्लडी मैरी किसी को मारती है तो वो उसे ऐसे ही मारती है। एलिस, बियांसा और मैगी दोनों को संभालती है, पर मैगी का डर के मारी हालत खराब था। उसे लग रहा था कि अगला नंबर मेरा ही है, इसलिए वो ब्लडी मैरी की शर्त पूरी करना चाहती है। वो अपने प्रोग्रामिंग सेट से अपने क्रश की गर्लफ्रेंड की प्राइवेट वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने ही वाली थी, पर आखिरी वक्त में उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो रुक जाती है। इसी बीच एलिस को ऑनलाइन ब्लडी मैरी के कर्ज को तोड़ने का उपाय पता चल जाता है। उन्हें एक म्यूजियम से डैगर चोरी करना होगा। अच्छी बात ये थी कि इनके पास वाला म्यूजियम काफी छोटा था, जिसमें सिर्फ एक ही गार्ड तैनात होता था। एलिस और बियांसा टीम अप होते हैं। उनमें से एक गार्ड का ध्यान भटकाती है तो दूसरी डैगर चोरी कर लेती है। इसके बाद ये दोनों बहनें ये खुशखबरी सुनाने के लिए मैगी के पास जाते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि मैगी की भी मौत हो गई है, यानी अब इनके पास भी बहुत ही कम वक्त बचा है। इसलिए ये दोनों घने जंगलों के बीच बने ब्लडी मैरी के घर पे जाते हैं, जहाँ ढेर सारे मिरर भरे पड़े थे। मिरर के सामने ये कैंडल जलाकर ब्लडी मैरी को बुलाते हैं। अचानक एलिस अपने बैग से डैगर के साथ साथ 2 शीशे निकालती है जिनमें खून थे। फिर वो सच्चाई बताती है। दरअसल दौलत शोहरत देने के बदले ब्लडी मैरी ने मुझसे ये डैगर और 3 मासूम लोगों का खून मांगा था। मैगी और लीना को मारकर मैंने 2 लोगों के खून को जमा तो कर लिया है। अब तुम्हारी बारी। बियांसा को यकीन नहीं होता कि उसकी बड़ी बहन जो उसे इतना प्यार करती थी वो उसकी ही खून की प्यासी हो गई है। बियांसा जान बचाने के लिए तुरंत भागना शुरू करती है और एक पेड़ के नीचे जाकर छिप जाती है, पर एलिस की मदद ब्लडी मैरी करती है, जिससे वो आसानी से बियांसा को ढूंढ लेती है। वो उसे मारने ही वाली होती है, मगर हाथापाई के दौरान बियांसा के हाथों एलिस ही मारी जाती है। इससे बियांसा को काफी अफसोस होता है। तब ब्लडी मैरी बियांसा से कहती है कि अगर तुम मुझे 3 मासूम लोगों का खून दोगी तो मैं एलिस को वापस से जिंदा कर दूंगी। बियांसा तुरंत उसकी बात मानकर उसके कहे मुताबिक 3 मासूम लोगों का खून उसे ऑफर करती है, पर ये तो ब्लडी मैरी की चाल थी। दरअसल 3 मासूम लोगों का खून जो भी ब्लडी मैरी को ऑफर करता है वो ब्लडी मैरी को रिप्लेस कर देता है, यानी मिरर वाली ब्लडी मैरी आजाद हो जाती है और उसकी जगह बियांसा ब्लडी मैरी बनकर मिरर में कैद हो जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। उसके तरह और भी कई सारे ब्लडी मैरी मिरर में कैद थे, जो इंसान को अपनी जाल में फंसाकर खुद को आजाद करवाना चाहती थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगली कहानी में एक औरत खुद को मिरर में देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक पिग बन चुकी थी। उसे लगता है कि उसके आसपास वाले लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, पर जल्द ही वो लोग मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी वो उसे सैक्रिफाइस करने वाले थे। ये देखकर तो उस औरत को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता। पर ये औरत इस सिचुएशन में कैसे पहुंची, इसका जवाब हमें पास्ट में मिलेगा। तो मिलोन के हस्बैंड की मौत हो चुकी थी और मिलोन के पास फैमिली के नाम पे बस उसके स्टेप डॉटर फेई थी, मगर इनका रिलेशन बिल्कुल रियल मदर डॉटर वाला नहीं था।
था। मिलोन अपने हस्बैंड के बेवर्ली हिल के मैंसन में रहती थी। अब मिलोन 70 साल की हो चुकी थी, पर वो खुद को जवान दिखाने के लिए बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि उसे अभी भी प्यार की तलाश थी। मिलोन का दिल अपने पड़ोसी बर्नी पे आ गया था। उसे जब भी मौका मिलता तो वो बर्नी को ताक झाँक कर अपने घर से देखा करती थी। एक दिन फेई अपनी मॉम को खुशखबरी देती है कि बर्नी डिवोर्स लेने वाला है, यानी आपका टाका उससे भिड़ सकता है। बर्नी हर फ्राइडे को पास वाले होटल से वैन खरीदने जाता है। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो। मिलोन उसका इशारा समझ जाती है। वो फ्राइडे को अच्छे से बन ठन कर उसी होटल में वैन खरीदने के बहाने से जाती है। वहाँ वो बर्नी से बात करती है, और जब वो उसके मुंह से सुनती है कि डिवोर्स वाली बात सच है, तो वो बड़ी ही मुश्किल से खुद की खुशी को छिपाकर अफसोस जताती है। लेकिन मिलोन की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि बर्नी ने अपनी वाइफ का इंतजाम पहले से कर रखा था, और इसीलिए वो अपनी करंट वाइफ से डिवोर्स ले रहा था। मिलोन को जब वो अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाती है तो मिलोन शॉक हो जाती है, क्योंकि ये उसकी क्लासमेट रह चुकी कैसी थी। पर 70 साल के होने के बावजूद वो 40 से एक दिन भी ज्यादा की नहीं दिख रही थी। अकेले में मिलोन केसी से उसके जवानी का राज पूछती है। तब केसी उसे एक ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस कार्ड देती है। जल्द ही मिलोन उस कार्ड पे दिए हुए पते पे जाकर ऑर्गेनाइजेशन हेड से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वाले सिर्फ बेवर्ली हिल्स के ओरिजिनल नागरिक को ही अपनी सर्विसेज देते हैं, जबकि मिलोन तो शादी करने के बाद यही शिफ्ट हुई थी, इसलिए वो उसे अपने सर्विस देने से मना कर देती है। तब मिलोन हेड के हाथ पैर जोड़ती है और उसे समझाती है कि क्या हुआ अगर मैं यहाँ की नागरिक नहीं हूँ तो। मेरे लेट हस्बैंड तो शुरू से यहाँ रहा करते थे। वो किसी तरह उन्हें सर्विस देने के लिए कन्विंस कर लेती है। इसके बाद मिलोन को स्टूडियो ले जाकर उसके फेशियल फीचर्स के मुताबिक सर्जरी प्रोग्राम बताया जाता है, पर इस सर्जरी का मोटा बिल बनने वाला था, इसलिए मिलोन घर जाते ही अपने फाइनेंशियल मैनेजर से इस बारे में बात करती है। मैनेजर उसे सर्जरी वगैरह के चक्कर में पड़ने से मना करता है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने मरने से पहले बहुत लोगों से उधार ले रखे थे, तो अभी उनका हिसाब करना बाकी ही था। मैनेजर की बात सुनकर मिलोन भी किसी तरह अपने दिल को समझा लेती है, मगर सामने उससे बर्नी के घर से उसके और केसी के नजदीक आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे वो फिर से जवान होने के लिए बेताब हो जाती है। अगले दिन ही वो सर्जरी के लिए पेपर वर्क कर लेती है। सीन अब सर्जरी साइट पे शिफ्ट होती है, जहाँ डॉक्टर और नर्स के हाथों में एक जैसा बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ था। एनेस्थीसिया की इंजेक्शन के बाद मिलोन को लगता है कि जैसे डॉक्टर और नर्स साथ में कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, पर वो पूरी तरह से होश में नहीं थी, तो उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आता। जब वो होश में आती है तो देखती है कि उसकी पूरी बॉडी पे बैंडेजेस लपेटे हुए थे। फिर जब घर आती है और अपनी मॉम को इस हालत में देखती है तो वो घबरा जाती है। अब अगले एक हफ्ते तक मिलोन को पेन किलर्स के सहारे रहना पड़ता है, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। फिर फाइनेंशियल मैनेजर से बात करती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की सर्जरी की वजह से अब उनके सड़क पे आने की नौबत आ गई है, क्योंकि पहले से ही उतना सारा खर्चा था और अब तो घर की नीलामी की बारी आने वाली थी। वो इस बारे में मिलोन से बात करती है, पर दर्द के वजह से वो फेई को उल्टा पुल्टा बोल देती है, जिससे होता ये है कि गुस्से में फेई वहाँ से चली जाती है, और फेई के जाते ही मिलोन को फिर से तेज दर्द शुरू हो जाती है। वो खुद से पेन किलर लेने की कोशिश करती है, पर बैंडेजेस लगे होने की वजह से वो नहीं ले पाती। फेई को भी अंदाजा हो जाता है कि इस हालत में मिलोन को उसकी जरूरत है, इसलिए वो वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद मिलोन ऑर्गेनाइजेशन हेड से मिलने जाती है। वहाँ के हेड कहते हैं कि आपकी रिकवरी बहुत ही धीरे धीरे हो रही है। मुझे लगता है कि ये फेई के नेगेटिव वाइब्स की वजह से हो रहा है। तेजी से रिकवरी होने के लिए हेड मिलोन को अपने सीक्रेट बेस पे चलने को कहते हैं, जहाँ और भी पेशेंट रहते हैं। वहाँ का माहौल काफी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात कि वहाँ रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है। वहाँ जाने के लिए मिलोन अपना बैग पैक कर लेती है, मगर फेई को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरनेट से पता चला था कि उनके पास प्रॉपर मेडिकल लाइसेंस नहीं है। पर अब तक मिलोन पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुकी थी। उसे लगता है कि फेई उसके रिकवरी के रास्ते में आ रही है, इसलिए
इसलिए वो फेई की बात नहीं मानती और उस सीक्रेट बेस में चले जाती है। वहाँ जाने पे मिलोन को पता चलता है कि सारे पेशेंट की रिकवरी हो चुकी है, सिर्फ वही अब तक बैंडेजेस में बंधे हुए है। यहाँ रहने के कुछ दिनों के बाद एक रात ऐसी आती है जब हेड सबको इकट्ठा करके बताते हैं कि आज मिलोन के बैंडेज हटाए जाएंगे क्योंकि वो पूरी तरह से रिकवर हो गई है। पर इससे पहले के बैंडेज उतारे जाते वहाँ सिक्योरिटी गार्ड फेई को लेकर आते हैं। दरअसल फेई को अपनी मॉम की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो किसी तरह यहाँ से अपनी मॉम को ले जाना चाहती थी, मगर मिलोन को तो अपनी जवान त्वचा चाहिए थी। वो फेई को अपनी स्टेप डॉटर कहकर वहाँ से जाने को कह देती है, इसलिए गार्ड से फेई को वहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद मिलोन का बैंडेज खोला जाता है, फिर उसे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है। मिलोन खुद को देखकर डर जाती है क्योंकि वो पहले बूढ़ी जरूर थी, लेकिन एटलीस्ट वो इंसान की तरह तो दिखती थी। यहाँ तो वो जवान होने के चक्कर में पिग की तरह दिखने लगी थी। अब यहाँ के इंचार्ज मिलोन को बताते हैं कि बेवर्ली हिल्स के लोगों की अच्छी हेल्थ और दौलत शोहरत के लिए हर साल एक ह्यूमन पिग हाइब्रिड का शिकार किया जाता है, पर शिकार पैसिफिक ओशियन तक पहुंचकर अपनी जान बचा भी सकता है। पैसिफिक ओशियन 2 किलोमीटर दूर थी, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए मिलोन भागना शुरू करती है, मगर बुजुर्ग होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती। बेवर्ली हिल्स के अमीर लोग उसे पकड़ लेते हैं, इसमें बर्नी भी शामिल था, उसके हाथ में भी भाले थे। चारों ओर से वो लोग मिलोन को घेर लेते हैं। अब मिलोन पिग की तरह खुद के कटने का इंतजार करती है। लोग मिलोन पे स्पेयर से हमला करते हैं। तभी वहाँ फेई आकर अपनी मॉम को इस हाल में देखकर परेशान होकर रोना शुरू कर देती है। तब वहाँ की इंचार्ज फेई को चुप करवाते हुए कहते हैं कि ये तो पहले से ही लिखा हुआ था, तुम्हारी रियल मॉम भी इस कल्ट की मेंबर थी और तुम्हें भी इस कल्ट का हिस्सा बनना ही था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, इन चारों कहानियों में से आपको किस कहानी से क्या सीखने को मिलता है वो हमें कमेंट करके बताना। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही एक और वीडियो को देखना चाहते हो तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up!